Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS 365। और आज का सेशन हमारा रहने वाला है रेलवेज का प्रैक्टिस सेट। यानी कि इस सीरीज में हम कवर करेंगे रेलवेज, यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस के जो क्वेश्चन जीएस में आते हैं या जीके में आते हैं। यहाँ पर हम साइंस को कवर नहीं करेंगे, हम कवर करेंगे ओनली जीएस वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से जो प्लेलिस्ट ऐड करेंगे हम, इसमें सिर्फ और सिर्फ PYQs हम करेंगे एंड उनको एनालिसिस करेंगे सो दैट, क्योंकि हमने देखा है कि जो SSC के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। सो हमारा पर्पज ये रहेगा कि उस क्वेश्चन से या उस थीम से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपकी नज़रों में वो पहले आ जाए एंड आप एक पैटर्न समझ पाएँ कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप अपनी तैयारी को एग्जाम ओरिएंट रखें, ना कि स्टोरी ओरिएंट रखें, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के दौर में सूचना की क्रांति बहुत ही जोर शोर से चल रही है। यानी कि इन्फॉर्मेशन आपके साथ बहुत ज़्यादा आ जाती है। डाटा की कमी नहीं है, इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, सोर्सेज की कमी नहीं है, बट अनरिलायबल अनरिलीवेंट रहता है एंड आपको जब डायरेक्शन नहीं मिलती है, आपको पता नहीं है किस तरह के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं या फ्रेम किए जाते हैं, तो आप अपनी तैयारी को पैनापन, स्पेसिफिकेशन या फिर समराइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसी दिशा में हम सोचते हुए कदम बढ़ाते हुए आपके लिए लाए हैं एक नई प्लेलिस्ट, नया सेशन जो होगा अपडेट हर रोज रात 9 बजे, जहां आपको मिलेंगे यूपी पुलिस, यूपी SI और साथ के साथ दिल्ली पुलिस एंड रेलवेज के प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि MCQs प्लस PYQs। राइट, अब SSC का नोटिफिकेशन आ गया जहां उनका ये कहना है कि आप PYQs डिस्कस नहीं कर सकते। राइट, सो हम SSC के PYQs ना लेकर के उस ओरिएंट में कुछ चीज़ें डालेंगे। ठीक है, यानी कि PYQs रहेंगे बट अलग तरीके से आपके साथ साझा किए जाएंगे, प्योर MCQs आपके साथ नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के 245 सदस्यों में से राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं। मतलब कितना हलवा क्वेश्चन था। अगर आप ये भी गलत करके आए तो आप क्या ही सही करके आए होंगे, मेरे को समझ नहीं आता है कि भाई मेरे आप क्या सही करके आए हो, क्या गलत करके आए हो, पता नहीं चल रहा है कुछ भी। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे। बहुत अच्छे ऑप्शन है, 10, 12, 14, 16। तो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा? करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो भाई मेरे आप सिंपल याद रखेंगे, अनुच्छेद 80 के अनुसार, अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति, अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। बेटा कितने सदस्य करते हैं? 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, 12 सदस्य मनोनीत करेंगे। ठीक है, तो दो चीज होती है, मनोनीत करना और चुनाव होना। चुनाव यानी कि वोटों के माध्यम से चुनाव किया जाना, मनोनीत यानी कि मन से किसी को चुन लेना, उसे बोलते हैं मनोनीत। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया कि राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। बैकग्राउंड क्या होता है, क्या योग्यताएं होती हैं? तो जिनके पास विज्ञान, कला, साहित्य, जिन्होंने विज्ञान, कला, साहित्य या समाज सेवा, ठीक है, या समाज सेवा, इन सब में कोई प्रख्यात काम किया हो, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुन सकते हैं। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। जब हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा क्या है? सिंपल सा राज्यसभा समझ सकते हैं आप, क्या होता है राज्यसभा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यह उच्च सदन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यह उच्च सदन है। ठीक है, यह उच्च सदन है, साथ ही साथ यह एक स्थायी सदन भी है। स्थायी सदन से आप क्या समझते हैं? स्थायी सदन से आप क्या समझते हैं? वैसे सदन जो कभी भी भंग नहीं किए जाते हैं, ऐसे सदनों को हम
स्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, इसी दिशा में हम समझ सकते हैं कि लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। इसका एक दूसरा नाम भी है काउंसिल ऑफ द स्टेट, काउंसिल ऑफ द स्टेट, काउंसिल ऑफ द स्टेट। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यह क्या है, यह स्टेट्स की काउंसिल है, यानी कि इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है साहब, यहाँ तक भी आप पहुँच गए हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छे समझा आपने। चलो जी, एक अच्छी चीज आपको पता चल गई। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है, राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो क्या मुझे बताइए, क्या सिर्फ राज्यों का होता है? जी हाँ, इसमें यूटीज का भी प्रतिनिधित्व होता है, जो यूटीज में पार्टिसिपेट करते हैं उनका भी प्रतिनिधित्व यहाँ पे होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि राज्यों के अधिकारों की रक्षा करना। किस उद्देश्य से लाया गया? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होता है कि राज्यों के जो इंटरेस्ट हैं उनका उद्देश्य राज्यों के इंटरेस्ट की रक्षा करना। रक्षा करना किसका? राज्यों की, राज्यों के उद्देश्य की रक्षा करना या फिर राज्यों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से आपने समझा, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। एंड थोड़ी सी हमने बात की कि यह एक स्थायी सदन है। ठीक है, तो क्या मुझे बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही व्यक्ति है जो राज्यसभा का सदस्य बन गया है वह हमेशा के लिए बना रहेगा? क्या, क्योंकि हमने बोला कि यह एक स्थायी सदन है, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ही व्यक्ति लगातार उस पद पर बना रहे? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। क्या होता है जी? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है सदस्य का। ठीक है, तो भाई क्या प्रोसेस है? तो जी हाँ, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य हर 2 साल पर, कब बेटा? हर 2 साल पर क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। हर 2 साल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर कर जाते हैं। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई? सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई ना? ठीक है, तो इस तरीके से राज्यसभा का पूरा कार्यकाल चलता है, पूरा सिस्टम चलता है। अधिकतम सदस्यों की हम बात करें तो मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम यानी कि अधिकतम सदस्य हो सकते हैं इसमें 250। ठीक है साहब, तो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250। 250 में से 238 चुनाव के माध्यम से आते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। 12 मनोनीत होते हैं और 238 चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें पता चल गई होगी क्लियर तरीके से। ठीक है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक, अब आते हैं, थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं आगे। तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन कौन होता है जी इसका? सभापति कौन होते हैं? सभापति या चेयरमैन। तो ये जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वह इनके क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो पदेन सभापति होता है। जो भी व्यक्ति, पदेन सभापति से मतलब क्या समझते हैं? जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। राज्यसभा के कार्य को लेकर आप थोड़ा विचार करें तो जिस तरीके से लोकसभा कार्य करती है उसी तरीके से राज्यसभा भी कार्य करती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा के साथ मिलकर विधायी कार्यों को संपन्न करती है, अर्थात कानून बनाती है। साहब, यहाँ पे क्लियर पॉइंट है। ठीक है, तो जिस तरीके से जो काम लोकसभा करती है वही काम राज्यसभा भी करती है और लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है, उनको पारित करती है, विधेयकों की जांच करती है, समीक्षा करती है, संशोधन भी करती है। ठीक है, जैसे कि हम समझ सकते हैं आपातकालीन प्रस्तावों को पारित करना, राष्ट्रीय शासन की स्वीकृति देना, इन सब चीजों की वो क्या करती है? इन सब चीजों में लोकसभा का सहयोग करती है। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सेम होती है? जी नहीं, दोनों में कुछ मूलभूत अंतर भी होता है। ठीक है, जब हम बात करें स्पेसिफिक गठन की, हम बात करें किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया जाता है, तो हम सिर्फ बहुत ही स्पेसिफिक बात करेंगे, बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पे बात करेंगे। हम सिर्फ राज्यसभा के बारे में ज्यादा बात करेंगे, कम शब्दों में लोकसभा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब चर्चा होगी तो आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल ही जाए। ठीक है, तो जब हम गठन की बात करते हैं तो लोकसभा में जब आप चुनते हैं तो लोकसभा में जनता के द्वारा सीधा चुनाव के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुना जाता है, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। ठीक है, पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो समझ में आ गया गठन किस तरीके से होता है। यहाँ पे क्या होता है? जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है लोकसभा में। राज्यसभा में राज्य विधानसभाओं के
जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से उनको चुनते हैं, यानी कि हम चुनते हैं विधानसभा के सदस्यों को और वह चुनते हैं हमारे बिहाफ पर राज्यसभा में अपने रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब कार्यकाल को लेकर समझ लेते हैं जी। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक बार चुनाव होने के बाद वह अपने बहुमत अगर उसके पास है तो वह अपना पूरा काल 5 वर्ष तक पूरा करेगी। बहुमत पहले खत्म हो जाता है, कंप्लीट बहुमत नहीं रह पाता है, तो सरकार पहले भी गिर सकती है, वो एक अलग सिनेरियो है। बट नॉर्मली हम जब बात कर रहे हैं पूर्ण बहुमत उनके पास है तो सिंपल सी बात है वह पूरा 5 वर्ष तक कार्यकाल करेंगे। बट जब हम बात कर रहे हैं किसकी, राज्यसभा को अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा 6 वर्ष तक एक सदस्य का कार्यकाल होता है। 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा का पूर्णतः जो रिन्यू हो सकती है वो 6 वर्ष में रिन्यू हो जाती है। ठीक है, अब हम थोड़ा समझेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है अध्यक्ष को लेकर। तो जो लोकसभा का चेयरमैन होता है उसे बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष। वहीं हम जब बात कर रहे हैं राज्यसभा का सभापति जो होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति के पद पर चुना जाता है वह ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, राज्यसभा का सभापति हो जाता है। कार्यकाल रहते हैं, इनके कार्य सिंपल रहते हैं कि यह लोकसभा को भंग कर सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष, वहीं यह इसको भंग कर ही नहीं सकते क्योंकि यह स्थायी सदन क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल पॉइंट, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, वह स्थायी सदन नहीं है। वहीं राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसको भंग नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गई हमारी ब्रीफ नॉलेज अबाउट द राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से एंड इजी वे में समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, आप एक मिनट जिसे स्क्रीनशॉट या फोटो लेना है कुछ मैं हटाता हूं, आप ले सकते हैं। इट इज वेरी बेनिफिशियल एंड इजी वे टू अंडरस्टैंड अबाउट द राज्यसभा। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सिरका अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है? संतरा, नींबू, सिरका या इमली? निम्नलिखित में से कौन सिरका अम्ल का स्रोत है? तो भाई सिंपल बताइए, सिरका अम्ल का स्रोत कौन है? बताइए सर। ऑप्शन ए नींबू, संतरा, सिरका, इमली। तो सिरका अम्ल का स्रोत है सिरका, आप ये याद रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। तो भाई संतरे से क्या मिलता है? संतरे से मिलता है साइट्रिक अम्ल। क्या मिलता है संतरे से? संतरे से मिलेगा साइट्रिक अम्ल। ठीक है, संतरे से क्या मिलेगा? साइट्रिक अम्ल मिलेगा। इमली से क्या मिलता है? इमली से मिलता है टार्टरिक। क्या मिलेगा इमली से? इमली से मिलता है टार्टरिक अम्ल मिलता है इमली से। नेक्स्ट हमारा क्या है? नींबू से क्या मिलता है जी? नींबू से क्या मिलेगा? नींबू से मिलता है साइट्रिक। नींबू से क्या मिलेगा? नींबू से मिलेगा साइट्रिक। नींबू से क्या मिलेगा? साइट्रिक अम्ल। संतरे से क्या मिलेगा? साइट्रिक अम्ल। ठीक है, सिरका से मिलता है सिरका अम्ल। क्लियर पॉइंट। एक और मेरा इंपॉर्टेंट चीज है, चीनी का डंक, चीटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चीटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ठीक है, तो इसको लिखेंगे मैथनोइक अम्ल। ये आ सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैथनोइक अम्ल। ठीक है, एक और लिखेंगे, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये लिख लीजिए, थोड़ा सा एक्सक्यूज थोड़ा एडिशन कर लेता हूं। टमाटर में अम्ल, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, आप सभी को पता होगा क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए इतना। तो ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, यहां समझ में आ गया। तो ये हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गई। एडिशनल 2 मैंने लिखा दी ताकि क्योंकि बन जाते हैं क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? 28 अगस्त 1945, 18 मई 1974, 28 अगस्त 1974 और 18 मई 1975 को। तो भारत ने पहला जो परमाणु
हमारा विस्फोट कब किया था? तो वो किया था बेटा 18 मई 1974 में। 18 मई 1974 में मिशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा मिशन का नाम था, स्माइलिंग बुद्धा ये मिशन का नाम था। इस मिशन के तहत 18 मई 1974 के तहत 74 को क्या हुआ था? परमाणु टेस्ट हमने किया था। इस समय पर भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी उस समय पर भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहां तक? ठीक। और जब हमने यह परीक्षण किया था, परीक्षण सक्सेसफुली हुआ था, तो भारत 6वां देश बना था उस समय पर जिसके पास परमाणु बम होने की पुष्टि की गई थी। क्लियर पॉइंट? क्लियर है? ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा। किस शहर को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? किस शहर को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है कुर्ग, अहमदाबाद, श्रीनगर, दार्जिलिंग। कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है बताइए आप। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन है कुर्ग। कुर्ग यहाँ पे राइट ऑप्शन है। कुर्ग को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में हम जानते हैं। क्लियर पॉइंट है? ठीक है। कुर्ग कहाँ पर स्थित है बेटा? कुर्ग है कर्नाटक में। कहाँ पर पड़ता है कुर्ग? कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है। कुर्ग कुरुक्षेत्र कर्नाटक में पड़ता है। और यह इसके बारे में एक और विशेषता है कि यह भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक जिला है। कॉफी उत्पादक जिला है, यह भी आप याद रखेंगे, कॉफी उत्पादक जिला है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है? इसका एक और नाम है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, वो है कोडागू। क्या नाम है इसका? इसका एक और नाम है कोडागू। दूसरा नाम है इसका कोडागू। ठीक है, तो आप दोनों चीज याद रखेंगे जो मैं लिखता जा रहा हूं, बहुत ही सफिशिएंट और रिलेवेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कोडागू। ठीक है, तो ये कोडागू है, आप याद रखेंगे कि इसका दूसरा नाम क्या है? कोडागू है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे रखेंगे, शिलोंग को, यहां पे याद रखेंगे, शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है शिलोंग को। ठीक है, तो भारत का जो स्कॉटलैंड है वह है कुर्ग, लेकिन पूर्व का एक और स्टेट है शिलोंग, जिसे पूर्व का क्या बोलते हैं? स्कॉटलैंड यहाँ पे बोला जाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड इसे बोलते हैं। आप इसे याद रखेंगे, ये वाला इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जरूरी हो जाता है, आप इसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य में है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में पड़ता है? तो कौन सा पड़ता है बेटा? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहां पड़ेगा ये जम्मू कश्मीर में आता है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में आता है, सिंपल सी बात है। क्लियर पॉइंट है? अब देखिए, पन्ना जो टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है? पन्ना टाइगर रिजर्व पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है बेटा? यह पड़ेगा मध्य प्रदेश में। और इसे 1993 में, कब बेटा? 1993 में, 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1993 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक, वही हम बात करें, कौन सी बात करें? नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ेगा बेटा? गुजरात में पड़ेगा। नाम से पता है, गिर का एरिया गुजरात में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। ठीक है, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है जूनागढ़, वहां पड़ता है ये। ठीक है, और स्पेसिफिक जा नहीं सकते, मैं ये बता रहा हूं कितने किलोमीटर दूर है ये, है ना, तो वो सब इनसफिशियंट है ना। क्लियर? बट इसको ये फेमस क्यों है? यह फेमस क्यों है? यह फेमस इसलिए है, यहां पर दक्षिण एशियाई शेर की आबादी क्या है? ज्यादा है। दक्षिण एशियाई शेर, तो यह दक्षिण एशियाई शेर के लिए फेमस है। दक्षिण एशियाई शेर के लिए फेमस है, प्रसिद्ध। ठीक है साहब, और इसे स्थापित किया गया था 1965 में।
कब स्थापित किया गया था? इसे 1965 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू यू एंड इट इज रिलीवेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, इसकी हम बात कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में पड़ता है और स्पेसिफिक जा सकते हैं हम, श्रीनगर जिले में पड़ता है। श्रीनगर जिले में यह पड़ता है। ठीक है साहब, क्लियर। नेक्स्ट हमारा रह गया सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व पड़ता है राजस्थान में। कहां पड़ेगा बेटा? यह पड़ेगा राजस्थान में। कहां पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा। और डिस्ट्रिक्ट अलवर, एक डिस्ट्रिक्ट है अलवर, अलवर में पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट अलवर में पड़ेगा। और 1978 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, 1978 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1978 में टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया था। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। तो हमारा क्वेश्चन यहां से निकल के आया था राष्ट्रीय उद्यान को लेकर। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन से रिलेटेड। थोड़ा समझते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। तो भारत की जो प्राकृतिक धरोहर है, या फिर जैव विविधता कह लो, तो प्राकृतिक धरोहर प्राकृतिक धरोहर एवं जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, एक मिनट, को संरक्षित करने के लिए। ठीक है, तो प्राकृतिक धरोहर और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कुछ क्षेत्र क्या किए, संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम नेशनल सेंचुरीज। ठीक है, भारत में अभी अगर हम बात करें तो जो है भारत में लगभग अभी तक 107 राष्ट्रीय उद्यान है। 107 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो भारत में अभी तक 107 राष्ट्रीय उद्यान अभी तक बन चुके हैं। अभी तक 2025 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरा सिंपल सा फैक्ट निकल के आता है, क्या मुझे कोई बता पाएगा कि भारत का प्रथम जो फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था? कौन सा जो उद्यान है वो फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्रथम नेशनल सेंचुरी देता हूं, नेशनल सेंचुरी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। क्या है बेटा? कौन सा है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट कहां पड़ता है? कोई बताएगा मुझे? जिम कॉर्बेट कहां पड़ता है? मैं वेट कर रहा हूं, बताइए जल्दी। ठीक है, इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी आप जानते हैं। जिम कॉर्बेट को हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ा, ये तो हो गया पहला, सबसे बड़ा कौन सा है जी? बताइए, सबसे बड़ा टाइगर नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल सेंचुरीज कौन सी है? बताइए, सबसे बड़ा नेशनल सेंचुरीज। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बेटा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना है, सब कुछ भूलना नहीं है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये लद्दाख में पड़ता है। और देखो उसका नाम मैंने इसलिए बताया क्योंकि वो बेसिक है, पता होना चाहिए उसका नाम, सबसे पहला है और वो बहुत ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है, पता होना चाहिए। थोड़ा सा अलग सा है तो उसको मैंने बता दिया है। ठीक है, सबसे छोटा साउथ बटन आइलैंड, साउथ बटन, एक मिनट नहीं आएगा यार, ये ऊपर लिख दूं क्या? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पे? अंडमान में है बेटा। ठीक है, ये बहुत छोटा है, इसका क्षेत्रफल है वो 0.03 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि ये लगभग अगर मीटर में जाएंगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो 30 मीटर लगभग इसका पड़ेगा। ठीक है, बहुत छोटा है। क्लियर पॉइंट पता चला? तो और बहुत सारे हम यहाँ पे देख सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे कि और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट हो गया, उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, बता दिया, मैं बोला था वेट कर रहा हूँ, बता दो फिर
मैं बताऊंगा। एक है काजीरंगा, वो असम में पड़ता है, रणथंबोर राजस्थान, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, है ना, क्लियर, गिर गुजरात, कान्हा मध्य प्रदेश। बेटा ये वो है जो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं बहुत बार और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार आ चुके एग्जाम में। मैं फिर से कह रहा हूँ, हेमिस लद्दाख में पड़ता है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कान्हा मध्य प्रदेश, गिर गुजरात, रणथंबोर राजस्थान, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, काजीरंगा असम, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, और ये सबसे छोटा वाला, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये बेसिक है बिल्कुल, जो आप एग्जाम में आ रहे हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो कालिदास, वाल्मीकि, विष्णु शर्मा, श्रीहर्ष। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है भाई? तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? विष्णु शर्मा इज द राइट आंसर। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, ठीक है। तो पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में लिखी हुई बुक है बेटा, ये एक संस्कृत में लिखी हुई बुक है, संस्कृत में लिखी हुई एक बुक है। इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है, और यह 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व लिखी गई थी, 200 ईसा पूर्व लिखी गई थी, इस बार पता चल गया, ठीक है, क्लियर पॉइंट है। थोड़ा कालिदास, अब देखो नेक्स्ट हमारा थे यहाँ कौन है? कालिदास जी। कालिदास के बारे में बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कालिदास के बारे में? तो कालिदास जी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यह भारत के, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो शेक्सपियर गलत लिख दिया मैंने, अरे यार सही कर दी, जब गलत चीज़ सही कर देता हूँ ना। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी हैं, पहले उन पर बाद में जाएंगे, पहले हम बात करेंगे इनको लेकर कि यह गुप्त काल में, गुप्त काल में कौन थे? गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, ठीक है, दरबारी कवि थे, नॉर्मल नहीं थे, नवरत्नों में भी शामिल थे ये, ठीक है, यह नवरत्न थे, नवरत्नों में शामिल थे, राइट, क्लियर, ठीक। थोड़ा इनकी बुकों के बारे में, इनके बुक्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, शेक्सपियर जी के बुक्स के बारे में। तो शेक्सपियर जी ने कौन सी किताब लिखी है? जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ठीक है, ऐसी ऐसी किताबें उन्होंने लिखी हैं। और भी किताबें हो सकती, और भी किताबें हैं, जैसे कि मेघदूतम हो गया, कुमार संभवम हो गया, है ना, कुमार संभवम, रघुवंशम हो गया, है ना। तो इनकी एक चीज आप याद रखेंगे, बाद में में लगा होता है इनकी में, है ना, तो आप सिंपली सिंपली याद कर सकते हैं, है ना, ज्यादातर इनकी में एम लगा होता है ना। कुछ ऐसी भी जो नहीं से, कुछ ऐसी भी हैं जो जिनमें नहीं से माल विकाग्नि मित्र, माल विकाग्नि मित्र, है ना, जैसे कि माल विकाग्नि, ठीक है, कुमार संभवम हो गया, लिखा नहीं मैंने ना, बहुत सारी इन्होंने बुक्स लिखी हैं, ठीक है, रघुवंशम हो गया, कुमार संभवम हो गया, जो एडिशनल है, जो मैंने यहाँ पे डाल नहीं रहा हूँ, मुझे से बताया था कि आप याद रख सकें, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे नहीं डाल सकते ना हम, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करें हम, नेक्स्ट हमारे हैं कौन? नेक्स्ट हमारे हर्ष जी हैं, श्री हर्ष। श्री हर्ष के बारे में कहें, ये एक संस्कृत के कवि हैं, ठीक है, यह संस्कृत कवि है, और इनकी सबसे जो प्रचलित रचना है वो है नौशाद चरित। कौन सी है बेटा? इनकी सबसे फेमस जो बुक है वो है नौशाद चरित, नौशाद चरित, नौशाद चरित इनकी सबसे फेमस बुक है नौशाद चरित, और ये संस्कृत के कवि हैं, संस्कृत कवि हैं, ठीक है, संस्कृत के कवि हैं। अब आते हैं हमारे एक और फेवरेट यहाँ पे है कवि, जिनका नाम लेंगे हम वाल्मीकि जी। क्या नाम है इनका? थोड़ा वाल्मीकि जी के बारे में जानते हैं, वाल्मीकि जी के बारे में। तो वाल्मीकि जी के बारे में क्या जानते हैं आप, बताइए।
वाल्मीकि जी के बारे में बताइए। वाल्मीकि जी का जो पुराना नाम था वो रत्नाकर था। क्या था? रत्नाकर था। ठीक है, तो इनका मूल नाम क्या था? रत्नाकर था। पता होगा आप सभी को, लिख देता हूँ फिर भी, मूल नाम था रत्नाकर। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने रामायण लिखी थी, जिसे हम आजकल पढ़ते भी हैं। तो ये रामायण की रचयिता है, रामायण की रचयिता। ठीक है सर, तो ये रामायण के रचयिता है, इन्होंने रामायण लिखी है। ठीक, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से हमारे पास राइटर हैं और कौन कौन से उन्होंने बुक लिखी है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना किस से संबंधित है? गिरते बाल लिंग अनुपात और बालिका सशक्तिकरण का समाधान करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति को बेहतर करना, भारत में सभी बालिकाओं के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, या अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके बाल विवाह को रोकना। तो किस उद्देश्य के साथ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को लाया गया था? तो भाई मेरे, सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य ये था कि जो लिंग अनुपात कम हो रहा है, जो लिंग अनुपात में अंतर आ रहा है, उसको कम करना और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो सबसे सही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। तो बाल लिंग अनुपात में गिरावट और बालिकाओं को सशक्तिकरण करने के समाधान के रूप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लाया गया था। सिंपल एज दैट। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था, इसे केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था, केंद्र सरकार द्वारा लाया गया, केंद्र सरकार द्वारा लाया गया। ठीक है साहब, लाया तो गया, लेकिन पॉइंट ये है कब लाया गया, पॉइंट ये है कब लाया गया। तो भाई मेरे 22 जनवरी 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। कहां से? कहां से? हरियाणा से। ठीक है साहब, कहां से लॉन्च किया था? हरियाणा से, पानीपत से इसे लॉन्च किया गया था। कहां से लॉन्च किया गया था? हरियाणा से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, हरियाणा से। ठीक है, केवल लिख नहीं रहा हूं, लिख दूं के अभी ये न्यूज में क्यों है? इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसकी ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित। कौन है बेटा? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित, वही हम आपके हैं कौन वाली। ठीक है, तो भारत में गिरते हुए लिंग अनुपात को कम करने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण बढ़ावा देने के लिए, सशक्त करने के लिए एक योजना लाई गई जिसे बोल रहे हैं हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान। ठीक है, तो कौन कौन से मंत्रालय साथ आए हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सेकंड कौन सा मंत्रालय भाई हमारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। एक और मंत्रालय है जो इसके लिए इसके साथ आया हुआ है, एक और मंत्रालय है, बताइए। अगर क्योंकि ये योजना 2015 में आई हुई है और ये योजना इंपोर्टेंट हो जाती है, कभी इसने 5 वर्ष भी पूरे किए होंगे, आज इसे 10 साल पूरे कर लिए इसने, है ना, तो इंपोर्टेंट है। तो कौन सा मंत्रालय और है जो इसके साथ आया हुआ है? तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। कौन सा? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। ये 3 मंत्रालय मिलकर एक योजना लाए हैं जिसे बोलते हैं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना। 2015 में लॉन्च हुई थी, हरियाणा से लॉन्च की गई थी, लिख देता हूँ, लिख ही दिया मैंने अल्टीमेटली। हरियाणा के पानीपत से लॉन्च किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? आमरी, कोटिरीजी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है हड़प्पा। ठीक है, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कालखंड की बात करें 3300 से लेके कहीं पर 1750 दिखेगा, कहीं पर 3000 मिलेगा, सॉरी 1350 मिलेगा,
तो आप डेट से लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो कहीं 1750 मिलेगा, कहीं 1300 भी मिल सकता है। तो यह क्यों फेमस थी? यह अपनी जो वास्तुकला है उसके निर्माण के लिए फेमस थी। चाहे हम बात करें सड़कों की योजना को लेकर जो कि समकोण पर विश्व करते हैं, चाहे मकान की व्यवस्था की बात करें, चाहे हम सफाई को लेकर बात करें, चाहे हम और चीज़ों को लेकर बात करें, यह एक शहरी योजना थी, शहरी योजना थी, ठीक है, क्लियर। तो यह अपनी वास्तुकला के लिए फेमस थी। जब हम बात करें हड़प्पा सभ्यता को, जिसे हड़प्पा सभ्यता समझ नहीं आती है वो डेडिकेटेड वीडियो है हड़प्पा सभ्यता के लिए, मेरा जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए हिस्ट्री का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, डेडिकेटेड वीडियो है हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा को हम अन्नदाता शहर के रूप में भी जानते हैं, हड़प्पा को हम अन्नदाता शहर के रूप में भी जानते हैं, अन्नदाता शहर के रूप में भी हम इसे जानते हैं। सबसे पहले 1921 में खोजा गया था। कब खोजी गई थी? 1921 में खोजी गए थे, 1921 में, फिर 1922 में खोजा गया था, ठीक है। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था और फिर हड़प्पा सभ्यता को 1921 में वर्तमान में पंजाब में है, पंजाब जो कि पाकिस्तान में है, बहुत सारे हिस्सा इसका पाकिस्तान में है। फिर मोहनजोदड़ो खोदा गया, मोहनजोदड़ो की खोज हुई, ठीक है, 1922 में, क्लियर। एक यहाँ पे प्लेस दिया हुआ है कोट दीजी, कोट दीजी, यह वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में है, हड़प्पा सभ्यता का पार्ट है ये, ठीक है, क्लियर। यहां पर हमें मिले टार, क्या मिला है? एक मिनट, यहां मिला है हमें टार, बैल, ठीक है, टार बैलगा बैल, और यहां मिला है माता देवी की मूर्तियां, ठीक है साहब, क्लियर। माँ देवी की यहाँ पे मूर्ति हमें मिली है देखने को, टार मिला है, बैलगाड़ी मिली है, वो सब देखने को हमें मिले हैं। यह एक हड़प्पा सभ्यता का ही क्या है? शहर है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। मोहनजोदड़ो तो आप पूरी तरीके से फेमस है, वाकिफ होंगे कि यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला था, ग्रेट ग्रीनरी मिली है, एक असेंबली हॉल मिला है, दाढ़ी वाला व्यक्ति मिला है ना, पशुपति की मोहर भी यहीं से मिली है। तो हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत ही प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट साइट है मोहनजोदड़ो, ठीक है, क्लियर। बढ़ेंगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित है, गरीबी को दूर करना, वित्तीय सेवा देना, ग्रामीण विकास या गरीबों के लिए आवास, कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट ठीक है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए हमारा इंपॉर्टेंट ये वित्तीय सेवा प्रदान करना, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, प्रधानमंत्री धन योजना से संबंधित है, वित्तीय सेवाएं प्रोवाइड करना, ठीक है। तो यह योजना वित्तीय सेवा से संबंधित है, जिसे कब लॉन्च किया गया था? 28 अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था। इसे 28 अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था, ठीक है था, क्लियर पॉइंट है? क्या सेवा देते हैं? बैंक खातों में भुगतान, क्रेडिट, बीमा या पेंशन तक हर व्यक्ति की पहुंच करें, डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे खातों में देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। साथ वित्तीय सहायता भी यहाँ पे करनी थी, यानी कि वित्तीय सेवा प्रोवाइड करना, जो व्यक्ति अभी वंचित हैं, जिनका बैंक के अकाउंट में खाता नहीं है, उन व्यक्तियों को डायरेक्ट खाता देना, साथ ही साथ जो अमाउंट उनको जाना है वो डायरेक्ट बैंक उनके खाते में जाए, ठीक है। भुगतान, क्रेडिट या फिर बीमा, पेंशन, इन सबको फायदा उन्हें भी मिले। एक सेकंड देना। ठीक है, थैंक यू। सो आई होप कि आपको पता चल गया कि हम ये क्वेश्चन का आंसर क्या है एंड ये योजना कब लाई गई थी, ठीक है।
अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटा सा है कि डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या, फुल फॉर्म क्या है। आपको फुल फॉर्म निकालना है, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे नहीं बहुत पुराना क्वेश्चन है ये पूरा प्रैक्टिस है 2025 का है ना। यानी कि आज इसी साल का पेपर है, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना पेपर मैंने निकाल दिया है और बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब हम पेपर में बैठते हैं तो वहाँ एक और चीज़ वर्क करते जो रहता है एग्जाम सेंटर, एग्जाम हॉल का प्रेशर। जब एग्जाम हॉल का प्रेशर आपके सर पर होता है तो आप आता हुआ क्वेश्चन भी कभी कभी गलत कर देते हैं, राइट। और ऐसा क्यों होता है, लैक ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज। उसी पर्पज को सॉल्व करते हुए हम लाए हैं ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए, ताकि आप जो एग्जाम हॉल का फेयर है उसको टैकल कर पाए। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है। विकास अनुसंधान एवं रक्षा संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान और गतिशील संगठन, ड्रोन अनुसंधान और रक्षा संगठन। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है, कोई है जो बताएगा ये बात कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री, ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री, ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री। यह है रक्षा मंत्रालय का, रक्षा मंत्रालय का एक क्या है, विंग है। विंग यानी कि विभाग है या प्रभाग है, ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, स्थापना कब हुई है इसकी, इसकी स्थापना हुई है 1958 में। कब हुई है, 1958 में इसको स्थापित किया गया था। क्लियर पॉइंट। उद्देश्य क्या था कि भारत को स्वदेशी रक्षा तकनीक से सशक्त करना और आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, क्या उद्देश्य था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाए और नई नई टेक्नोलॉजी भारत को सौंपें या भारत के लिए बनाए, भारत को मजबूत करें। डीआरडीओ को आदर्श वाक्य क्या है, डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है। जैसे आईएएस के लिए पढ़ते तो परमशीलम आभूषणम, पता है ना वाला। ऐसे यहाँ पे क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, है ना। तो क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, यह इसका आदर्श वाक्य है जो आपको शायद याद रखना चाहिए। इन माय ओपिनियन अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, बट इट इज वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, शक्ति का मूल विज्ञान है, शक्ति का मूल विज्ञान है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पीटर्सबर्ग के रूप में जाना जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग कौन है, दिल्ली, अहमदाबाद, जमशेदपुर, बेंगलोर। कौन सा स्टेट है जो भारत के पीटर्सबर्ग के रूप में आप जानते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा है जमशेदपुर। जमशेदपुर इज द राइट आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन। तो क्यों कहा जाता है भारत के पीटर्सबर्ग के रूप में, क्योंकि पीटर्सबर्ग क्या है, पीटर्सबर्ग एक शहर है यूएसए का, या क्या है, यूएसए का इस्पात शहर है, इस्पात शहर है यूएसए का। ठीक है, और यह भारत का इस्पात शहर है। ठीक है, भारत का इस्पात शहर है ये, इसलिए क्या बोला जाता है इसे, इसलिए बोला जाता है भारत का पीटर्सबर्ग। ठीक है, पीटर्सबर्ग क्या हुआ है जी, 1907 में एक कंपनी स्थापित हुई थी, टिस्को। कहां हुई थी, टिस्को स्थापित किया गया था, टिस्को को 1907 में। ठीक है, क्लियर। तो एक वर्ड है अहमदाबाद। अहमदाबाद क्यों आया हुआ है यहाँ पे, अहमदाबाद क्यों आया हुआ है भाई, अहमदाबाद। अहमदाबाद को लेकर क्या दिक्कत है, मतलब दिक्कत मीन क्या, क्यों फेमस है। अहमदाबाद को बोलता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। क्या बोलता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। एक मिनट गलत लिख दिया क्या, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है साहब, तो इसे बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, किसको, अहमदाबाद को। ठीक है, क्लियर। दूसरा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को। भारत का
पहले कानपुर को, इससे पहले कानपुर को बोला जाता था, ठीक है। इससे पहले इससे पहले कानपुर था, ये कानपुर ये स्टेटस एंजॉय करता था, ठीक है। इससे पहले कानपुर ये स्टेटस एंजॉय करता था मैनचेस्टर के, भारत का मैनचेस्टर कौन है, कानपुर है, ऐसे कहा जाता था। बट अभी एट प्रेजेंट मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को बोला जाता है। इस तरीके से बेंगलोर को क्या बोला जाता है, बेंगलोर को बोला जाता है सिटी, सिलिकॉन वैली, है ना बेटा। बेंगलोर को बोला जाता है सिलिकॉन वैली, क्या बोला जाता है बेंगलोर को, सिलिकॉन वैली। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली बोलते हैं, ठीक है। सिलिकॉन वैली क्या है, सिलिकॉन वैली सेंट्रल कैलिफोर्निया में है, ठीक है। तो ये जो सिलिकॉन वैली है, यह है यूएसए में, कैलिफोर्निया में पड़ता है बेटा। समझ रहे हो कि हम दूसरे देश से अभी तुलना कर रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं, और अपने एग्जाम में, हम एग्जाम में क्वेश्चन भी हमारे यहीं से आते हैं, है ना, कितनी खुशी की बात है, राइट। बहुत अच्छी बात है ना, ये बहुत एंजॉय करने वाली बात है, तो एंजॉय करने वाली बात है। तो यूएसए के कैलिफोर्निया में एक सिटी है सिलिकॉन वैली, वो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी के लिए फेमस है, आईटी के लिए फेमस है वो। और भारत में जो जमशेदपुर है वो आईटी के लिए, सॉरी जो बेंगलोर है वो आईटी के लिए फेमस है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन हमारे हैं बेसल्स, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन हमारा है रोम। क्या है बेटा, करेक्ट ऑप्शन हमारा है रोम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया रोम, रोम इज द राइट आंसर। जहां पे हम देख रहे हैं कि डब्ल्यू एफ पी, डब्ल्यू एफ पी का हेडक्वार्टर है, डब्ल्यू एफ पी का हेडक्वार्टर है, ठीक है साहब, क्लियर। तो जान लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो जब हम बात करें, डब्ल्यू एफ पी संयुक्त राष्ट्र की एक ब्रांच है, यह रोम यानी कि इटली में स्थित है। इसको 1961 में स्थापित किया गया था, 1961 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। 1961 में इसको स्थापित किया गया था, और इसका उद्देश्य था कि मानवीय संकट के दौरान खाद्य सहायता के साथ दुनिया की भूख से पीड़ित लोगों की मदद करना, या भूख को खत्म करना, एलिमिनेट करना, इसका उद्देश्य था। और यह संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम का एक सदस्य भी है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का एक सदस्य है, ठीक है। क्लियर पॉइंट, क्लियर है, राइट। वर्तमान में इसके सदस्य, राइट, चलो छोड़ देते हैं, एक एडिशनल हो गया। ब्रसल्स में किसका हेड ऑफिस है, ब्रसल्स में बेटा नाटो का हेड ऑफिस है, कहाँ पे, नाटो का हेड ऑफिस कहाँ पे है, ब्रसल्स में है। पेरिस में किसका हेड ऑफिस है भाई, पेरिस में किसका हेड ऑफिस है, पेरिस में भाई कई का हेड ऑफिस है, जैसे यूनेस्को हो गया, है ना, ओईसीडी हो गया, लिख देता हूँ ना, पेरिस यहाँ लिखता हूँ, पेरिस की लंबी लिस्ट है, पेरिस यहाँ लिखता हूँ ना, पेरिस की लिस्ट लंबी है। पेरिस में फर्स्ट किसका हो गया, ओ ई सी डी, यूनिसेफ, है ना, यूनिसेफ, सॉरी हाँ यूनेस्को, मैं गलत बोल दिया, यूनेस्को। और किसका हेड ऑफिस, और किसका हेड ऑफिस है, अंतरराष्ट्रीय, वाणिज्य मंडल, और भी है छोटे मोटे, ठीक है। रोम में किसका है, एफएओ का, रोम में एफएओ का भी ऑफिस है, एफएओ का भी हेडक्वार्टर है रोम में, ठीक है। डब्ल्यूपीओ का तो हो ही गया। न्यूयॉर्क में किस किसका भाई, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क किस किसका है न्यूयॉर्क में, सबसे इंपॉर्टेंट तो यूएन का ही है, सबसे इंपॉर्टेंट यूएन का है, यूनिसेफ हो गया, तो बताइए
यूएन, यूएन का जो ह्यूमन राइट वाला है एफपीए, ठीक है। और भी है, तो मैं बात करता ह्यूमन राइट का महिलाओं संबंधित होता है, महिला के लिए क्या है, एक है ना संयुक्त राष्ट्र महिला, हाँ राइट, संयुक्त राष्ट्र महिला, उसका भी हेड ऑफिस यूनी है पे ही है। संयुक्त राष्ट्र में लिख देता हूँ यार, याद आ गया तो। संयुक्त राष्ट्र महिला, ठीक है साहब, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा इंडिया, सॉरी इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है ये लिखना है। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन हमारे सामने ये रहे, स्ट्रेबो, मेगास्थनीज, जस्टिस, प्लिनी। तो भाई इसका स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन ए है, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई है, हालांकि अभी अपने मूल स्वरूप में यह नहीं है, नष्ट हो चुकी है, लेकिन उसकी कॉपीज और सोर्सेस मिलते हैं अभी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जिक्र है मौर्य प्रशासन का, उनके सैन्य संगठन के बारे में, है ना। तो इन्होंने लिखा था उनका प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, प्रशासन के बारे में, प्रशासन मौर्य शासन, मौर्यों का, ठीक है। संगठन कैसा था उस बारे में लिखा हुआ है इस बुक में, ठीक है। मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। कौन था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। एक मिनट, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। इंडिका के बारे में एक फेमस जो स्टेटमेंट है वो आप याद रखेंगे। इंडिका के बारे में एक और स्टेटमेंट याद रखेंगे कि 1887 में 1887 में एक व्यक्ति है जॉनसन, एक व्यक्ति कौन है, जॉनसन, कौन है, जॉनसन, ठीक है। आप इन्हें याद रखेंगे, एक व्यक्ति है जॉनसन, सॉरी जॉनसन नहीं, अरे जॉनसन नहीं, अरे क्या नाम है, जॉनसन नहीं, वॉटसन, जेम्स जेम्स वॉटसन, वॉटसन नाम बेटा, करेक्ट नाम है वॉटसन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इंडिका है उसको फिर से दोबारा से प्रकाशित इन्होंने कराया, किया है, दोबारा प्रकाशित किया है, ठीक है। और 1887 में किया गया था, ठीक। स्ट्रैबो के बारे में जानते हैं। स्ट्रैबो एक यूनानी दार्शनिक थे जो रोमन साम्राज्य में, रोमन गणराज्य के संक्रमण का जो ट्रांजिशन फेज होता है, यानी कि जब चेंजेस आते हैं उस वाले फेज के दौरान वह एशिया माइनर में रहता था, और उन्होंने एक बुक लिखी थी ज्योग्राफी का, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का राइटर के लेखक, इन्होंने बुक लिखी है ज्योग्राफी का, जियोग्राफी, एक मिनट, अरे यार ज्योग्राफी का बुक के लेखक है ये, ठीक है, क्लियर। पिलनी क्या है, पिलनी को, पिलनी रोम के एक लेखक हैं और उनको पिलनी द यंगर के नाम से भी जानते हैं, आप पिलनी द यंगर के नाम से भी जानते हैं, इनके बारे में लिख सकते हैं पिलनी द यंगर, पिलनी द यंगर के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं, क्लियर है। चलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सेकंड राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने, सिंपल सा, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, प्यारा सा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। करेक्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, लो, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ठीक है। ये था स्टेट में, स्टेट राज्यों में। यूटीज में किसका है भाई, यूटीज में किसका सबसे कम किसका है, यूटीज में सबसे कम घनत्व वाला द्वीप कौन है, यूटीज में सबसे कम, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान
निकोबार द्वीप समूह का है सबसे कम। ठीक है, स्टेट में अरुणाचल प्रदेश का है, राइट। और कितना है भाई, बहुत ही कम है, इसका है 17 जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, राइट। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है एवरेज, औसत एवरेज इंडिया का औसत घनत्व कितना है, 382। कितना बेटा, 382 है। ठीक है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र लगा दो जिसका एरिया 1 किलोमीटर आ जाए, उसमें कितने लोग रहते हैं, तो 382 लोग 1 किलोमीटर एरिया में रहते हैं। सबसे अधिक आबादी वाला सबसे अधिक वाला कौन सा है जी, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, बिहार इज द टॉपर हियर, बिहार टॉप है इसमें। ठीक है, और घनत्व कितना है, 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1106 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। क्लियर पॉइंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट ये रहा हमारा, निम्न में से किसे भूगोल का जनक माना जाता है, किसे भूगोल का जनक माना जाता है, बताइए। तो एराटोटस, एनली, एडम स्मिथ, एरोस्थनीज। तो राइट आंसर हमारा है एरोस्थनीज। एरोस्थनीज इज द राइट आंसर। इन्हें भूगोल का जनक माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले एरोस्थनीज ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया था, इसलिए इन्हें ज्योग्राफी का जनक माना जाता है। साथ ही साथ इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि की सही गणना इन्होंने की थी, इसलिए इन्हें जनक माना जाता है ज्योग्राफी का। ठीक है, एरोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। हेरोडोटस को क्या माना जाता है भाई, ये किसके जनक है, हिस्ट्री के, इतिहास के पिता इन्हें कहा जाता है। एडम स्मिथ किसके माने जाते हैं, इकोनॉमिक्स के, इनको बोला जाता है इकोनॉमिक्स के जनक। ठीक है, और दूसरा एंटोनी लेवोशियर को रसायन शास्त्र, इनको बोला जाता है रसायन शास्त्र का, किसका, रसायन शास्त्र का, रसायन शास्त्र का जनक इन्हें माना जाता है। ठीक है, आई होप आपको सारे पता चल गए होंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है आगरे के किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया था। आगरा के किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया था। एक सेकंड देना इसे डील करने के लिए। एक सेकंड आजा भाई, कहाँ चला गया मेरा फोकस। चलिए तो बताइए, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है अकबर। अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, क्लियर। तो ये सब अलग अलग सम्राट हैं, अलग अलग बादशाह हैं, इनकी अलग अलग कहानियां हैं। तो वहाँ डेडिकेटेड लेक्चर मिलेगा, तो आप इन्हें विजिट कर सकते हैं। ठीक है, किसने क्या बनवाया था, किसके लिए, क्यों, किसके लिए फेमस था। जैसे हम शाहजहां की बात करें तो लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गई, आगरा में ताजमहल हो गया, है ना, मोती मस्जिद हो गई, शाहजहां ने बनवाया था, है ना। औरंगजेब की बात करें तो पिंजौरी का गार्डन हो गया। ऐसे अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जिसके लिए अलग अलग ये राजा फेमस थे। क्लियर। तो वहां पे अलग डेडिकेटेड लेक्चर है, यहाँ पे बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा अपना अगर मैं इसमें जाऊंगा तो। ठीक है, एक्सट्रीम सॉरी अगर किसी को समझ में नहीं आया है। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है, यूनिसेफ के प्रमुख कौन है, क्वेश्चन हमारा ये है कि यूनिसेफ के प्रमुख कौन है, बताइए यूनिसेफ के प्रमुख कौन है। टेड्रोस, गाय राइडर, जोन्स, ग्रेजुन द सिल्वा, हेनरिटा H4 पुराने थे, है ना, क्योंकि ये पेपर पुराना है तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन ये है। बट अब ये चेंज हो गए हैं, अपडेट हो गए हैं। अपडेट होकर क्या बन गए भाई, अपडेट होकर कौन बन गए हैं नए, कैथरीन रसेल। कौन है बेटा, कैथरीन रसेल ने इनको रिप्लेस किया है। कैथरीन रसेल अभी नए चेयरमैन है कैथरीन रसेल। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, राइट। तो जब हम बात कर रहे हैं यूनिसेफ को क्या है, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है यूनिसेफ।
संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, बच्चों के अधिकारों की रक्षा, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, साथ ही साथ स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इन सबका ध्यान रखना। स्वास्थ्य एवं शिक्षा, ठीक है। स्थापित कब किया गया था इसे? इसे स्थापित कब किया गया था? इसे स्थापित किया गया था 11 दिसंबर 1946 में इसको स्थापित किया गया था। सिंपल सी आप याद रखेंगे, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका अमेरिका, यूएसए, न्यूयॉर्क, ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीति आयोग से संबंधित। नीति आयोग से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। तो नीति आयोग का प्रोग्राम क्या है? नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड इंफॉर्मेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है, क्लियर। इसे कब लाया गया था? इसे लाया गया 2015 में, 2015 में इसे लाया गया था। इसने रिप्लेस किया था योजना आयोग को, ठीक है। जब देश आजाद हुआ था तब योजना आयोग बनाया गया था 1949-50 में। उसके बाद इसे रिप्लेस किया गया है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष इसके हमेशा पीएम रहेंगे, जो भी पीएम बनेगा वो इसका ऑटोमेटिक चेयरमैन बन जाएगा। और साथ साथ इसके सहयोगी होते हैं क्षेत्रीय और शासी परिषद, दो इसमें चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। शासी